वेलकम टू कैम्बूस्ट डियर स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 12, जिसमें हमारा मेन टारगेट रहने वाला है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रिएक्शन रेट्स, जिसमें हम अर्हेनियस इक्वेशन को भी देखेंगे और इसके अंदर बहुत सी चीज़ें हैं जो बहुत हम डिटेल में देखने वाले हैं। होपफुली आप इससे पहले वाले लेक्चर्स को भी देखकर आ रहे होंगे। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो चलो अब हम समझने की कोशिश करेंगे इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रिएक्शन रेट्स को, यानी टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ रहा है रिएक्शन के रेट पर या रिएक्शन की स्पीड पर। टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन रेट बढ़ रहा है या घट रहा है, यही सब चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। ध्यान से सुनेंगे, पहले सुनेंगे देन नोट करेंगे, एक एक चीज़ क्लियर होगी। कंडीशन केवल इतनी है कि आपको ध्यान से सुनना है। देखो, हमने एक रिएक्शन करवाई, मानो टेम्परेचर उस समय था हमारे पास 35 डिग्री सेल्सियस पर। अब जो ये रिएक्शन है इसके कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास कोई ना कोई रेट कांस्टेंट होगा, लाजमी सी बात है। मान लो वो रेट कांस्टेंट को हम बोल रहे हैं रेट कांस्टेंट है 35 डिग्री सेल्सियस। पहले सुनेंगे, सब समझ आएगा। ध्यान से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। क्या कहा हमने, एक रिएक्शन हमने करवाई 35 डिग्री सेल्सियस पर। अब ये तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके कोरस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ रेट कांस्टेंट रहा होगा, जिसे हम बोल रहे हैं रेट कांस्टेंट 35 डिग्री सेल्सियस, जिसे हम डिनोट कर रहे हैं कि 35 से। अब हमारे पास इसी रिएक्शन को हमने थोड़ा कम टेम्परेचर पर करवाया, मान लो 25 डिग्री सेल्सियस पर। अब इस रिएक्शन के कोरस्पॉन्डिंग भी हमारे पास रेट कांस्टेंट रहा होगा, उससे हम बोल रहे हैं रेट कांस्टेंट एंड 25 डिग्री सेल्सियस, जिसे हम के 25 से डिनोट कर रहे हैं। अब हमारे पास जो ये रेट कांस्टेंट्स हैं डिफरेंट टेम्परेचर्स पर, इनका जो रेशियो होता है उससे हम बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। और जो वैल्यू होती है टेम्परेचर कोफिशिएंट की ज़्यादातर रिएक्शंस के लिए वो हमारे पास 2 हुआ करती है। कुछ केसेस में ये 3 को भी टच कर रही होती है। क्लियर हुआ इतना? जो बातें मैंने आपको कही वही बातें यहाँ पर मेंशन है, ये एक बार रीड करते हैं, बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाएगी। द रेशियो ऑफ द रेट कॉन्स्टेंट्स ऑफ ए रिएक्शन एट 2 टेम्परेचर्स डिफरिंग बाय 10 डिग्री सेल्सियस इज नोन एज टेम्परेचर कोफिशिएंट। The value of temperature coefficient for most of the reaction is close to 2 and in some cases it approaches even 3। अब हमारे पास देखें तो इनके बीच का डिफरेंस थोड़ा सा ही है, 10 डिग्री सेल्सियस का ही है। और हम बोल रहे हैं कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ज़्यादातर रिएक्शन के लिए 2 के पास होता है। टेम्परेचर कोफिशिएंट 2 कब आया होगा? मान लो जो 25 डिग्री सेल्सियस पर रेट कांस्टेंट है वो ए है, तो 35 डिग्री सेल्सियस पर यानी 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर ये 2a हुआ होगा, तभी तो हमारे पास ये 2 आया होगा। यही तो हम बोल रहे हैं कि ज़्यादातर हमारे पास रिएक्शन के लिए जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो 2 के पास है। यानी जो इतना कम टेम्परेचर के चेंज होने पर इतना जो ज़्यादा चेंज आ रहा है ये कि हमारे पास ये डबल हो जा रहा है, इसे हम एक्सप्लेन करते हैं कोलिजन थ्योरी के बेस पर। लास्ट लेक्चर में भी हमने आपसे बात की थी कि कोलिजन थ्योरी कहती है कि केमिकल रिएक्शन कब होगी, जब उसमें जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो एक साथ पास आएंगे और कोलाइड करेंगे। लेकिन देखा ये जाता है कि हमारे पास ज़्यादातर कोलिजन इनइफेक्टिव होते हैं। ये हमारे पास जो कोलिजन इफेक्टिव होंगे वही हमारे पास केमिकल रिएक्शन दिखाएंगे। तो हमारे पास इसको लेकर कोलिजन थ्योरी कहती है कि हमारे पास वही कोलिजन केमिकल रिएक्शन देंगे जिनके अंदर हमारे पास जो मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं उनके पास एक सर्टेन मिनिमम एनर्जी हो, जिसे ये नाम दे रहा है थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये बातें हम आगे लिखेंगे, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा कनेक्टेड है, इसलिए मैं आपको ये चीज़ पहले बता रहा हूँ कि हमारे पास द इम्पोर्टेंट पोस्टुलेट ऑफ द कोलिजन थ्योरी इज दैट ओनली दोज कोलिजन्स रिजल्ट इन केमिकल रिएक्शन इन विच द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स आर एसोसिएटेड विद ए सर्टेन मिनिमम एनर्जी कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। माना थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, लेकिन जितना सिंपल हमारे पास हम इसे ध्यान से सुनने की कोशिश करेंगे उतना ये हो जाएगा। अभी तक हमने क्या बात की, बेसिकली हम टेम्परेचर का इफेक्ट देख रहे हैं रिएक्शन के रेट पर।
हमने कहा कि हमने एक रिएक्शन को 35 डिग्री सेल्सियस पर करवाया और उसके कोरस्पॉन्डिंग रेट कांस्टेंट को देखा, और हमारे पास उसी रिएक्शन को हमने 25 डिग्री सेल्सियस पर करवाया तो उसके भी कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास एक रेट कांस्टेंट था। इनके बीच का डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, थोड़ा ही है, 10 डिग्री सेल्सियस पर। इनके कोरस्पॉन्डिंग जो रेट कांस्टेंट्स हैं यानी 35 पर और 25 पर, इनके रेशियो को हम बोल रहे हैं कि वो टेम्परेचर कोफिशिएंट कहलाता है। मोस्ट ऑफ द रिएक्शन के लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट 2 हुआ करता है और कुछ केसेस में 3 को भी टच कर रहा होता है। ये 2 कब आया होगा? जब हमारे पास हमने 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया, ऊपर वाला डबल रहा होगा नीचे से, यानी जो इतना कम टेम्परेचर चेंज होने पर जो इतना ज़्यादा ये चेंज आ रहा है कि डबल हो जा रहा है हमारे पास, इसे कोलिजन थ्योरी के बेस पर एक्सप्लेन करा जाता है, जो कि लास्ट लेक्चर में हमने देखा था। ये बोलती है कि हमारे पास रिएक्शन कब होगी? जब मॉलिक्यूल्स पास पास आएंगे एक साथ और कोलाइड करेंगे। लेकिन कोलिजन उतना महत्वपूर्ण नहीं है, ज़्यादातर कोलिजन इनइफेक्टिव है। कोलिजन्स का इफेक्टिव होना ज़्यादा जरूरी है। और वो कोलिजन कब इफेक्टिव होंगे? कोलिजन थ्योरी कहती है जब जो कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास एक सर्टेन मिनिमम एनर्जी होगी, जिसे ये बोल रहा है थ्रेशोल्ड एनर्जी। यही बातें हमने यहीं पर आपसे लिखी हैं, इन्हीं की चर्चा हमारे पास हुई है। पहले इतना नोट करें, देन हम इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तो चलो, अभी हमें जस्ट लास्ट सेगमेंट में थोड़ी सी हवा लगी है कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होने वाला है रिएक्शन के रेट्स पर। तो ये जो टेम्परेचर डिपेंडेंस है रिएक्शन रेट्स का, इसे अर्हेनियस एक्सप्लेन करते हैं मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर एनर्जीज का यूज़ करके। किस तरीके से, आइए समझते हैं। देखिए, हमारे पास y एक्सिस पर है नंबर ऑफ पार्टिकल्स विद ए गिवन काइनेटिक एनर्जी और x एक्सिस पर है काइनेटिक एनर्जी। नंबर ऑफ पार्टिकल्स विद ए गिवन काइनेटिक एनर्जी मतलब देखो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी, हम मान लो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास इस पॉइंट पर 10 यूनिट्स, इसके कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास मान लो, ये ग्राफ में नहीं है, जस्ट हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ये 10 यूनिट्स हैं और यहाँ पर इसके कोरस्पॉन्डिंग है 5, यानी 5 मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी 10 होगी। ये बात मैं यहाँ पर बोलना चाह रहा हूँ आपसे। चलो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वैसे आम बात है, समझो। देखो, बेसिकली यहाँ पर हमारे पास है क्या? एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन है 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स पर। एक है टेम्परेचर T1, एक है टेम्परेचर T2। यही जो हमने अभी पिछले सेगमेंट में डिस्कस किया था। एक था हमारे पास 25 डिग्री सेल्सियस, फिर थोड़ा सा हमने बढ़ा दिया था, 35 डिग्री सेल्सियस कर दिया था। अब देखो, सिर्फ ऑब्जर्व करो, टेम्परेचर इसे हटा दो। टेम्परेचर T पर हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन है मॉलिक्यूलर एनर्जीज का, वो कुछ इस प्रकार से है। जब हमने टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ाया, जैसे 25 डिग्री सेल्सियस इसे मान लो, फिर हमने इसे कर दिया 35 डिग्री सेल्सियस, तो हमारे पास जो मॉलिक्यूलर एनर्जीज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इस तरीके से आया। क्या चेंज देखने को मिला? चेंज ये देखने को मिला कि हमारे पास देखो, जब टेम्परेचर T1 था, इधर साइड काइनेटिक एनर्जी हमारे पास बढ़ रही है, तो मॉलिक्यूल्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है वो हमारे पास इतने हैं, और जब हमने टेम्परेचर को बढ़ाया तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, इस साइड काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, वो इतने हैं। यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है वो बढ़ जा रहे हैं टेम्परेचर के इंक्रीज करने पर। कितना बढ़ जा रहे हैं उसे देखते हैं। देखो, टेम्परेचर T1 पर ये हमारे पास जो E है, इसे हम बोल रहे हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। अभी देख कर आए हैं नोट में कि वो हमारे पास मिनिमम एनर्जी जो कि कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स के पास होना चाहिए कि वो हमारे पास रिएक्शन दे सकें। क्लियर? ये वो हमारे पास एनर्जी है। अब टेम्परेचर T1 पर वो मॉलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी या तो इक्वल है थ्रेशोल्ड एनर्जी के या उनसे ज़्यादा है, वो हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहे हैं रीजन EFCD। क्या बोला मैंने कि टेम्परेचर T1 पर वो मॉलिक्यूल्स जिसकी एनर्जी या तो थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल है, जिनकी एनर्जी या फिर उनसे ज़्यादा है, वो हमारे पास इस रीजन से रिप्रेजेंट हो रहे हैं जो है EFCD। हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया T2 पर। अब वो मॉलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी या तो थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल है या तो इससे ज़्यादा है, वो हमारे पास रीजन है ABCD।
देख सकते हैं जो ABCD रीजन है वो ऑलमोस्ट डबल है EFDC का। यही बात तो अभी जस्ट हम पीछे देखकर आ रहे हैं कि जब हमने थोड़ा सा चेंज किया था टेम्परेचर को, जो 10 डिग्री सेल्सियस से वेरी कर रहे थे, हमारे पास रेट क्या हो जा रहा था, डबल हो जा रहा था। वही बात आर्हेनियस ने मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करते हुए यहां पर कह दिया। जो बातें मैं बोल रहा हूं ये सब लिखवाऊंगा, बस आप जरा इसे सुने। क्लियर हुआ यहां तक? यानी सीधा सीधा हम क्या कहना चाह रहे हैं कि जो रिएक्शन का रेट है, जो कि किस पर डिपेंड करता है, कोलिजन्स पर, या उससे भी ज्यादा स्पेसिफिक बोले तो इफेक्टिव कोलिजन्स पर, वो डबल हो जा रहे हैं जब हम टेम्परेचर को जस्ट थोड़ा सा भी इंक्रीज कर रहे हैं। और हमने ये बात नोट में भी लिखी थी कि अगर कोलिजन को इफेक्टिव होना है तो उनके पास कुछ मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए, जिसे हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। रिपीट कर रहा हूं इस सेगमेंट को। बेसिकली हमने लास्ट सेगमेंट में थोड़ा सा टेम्परेचर डिपेंडेंस देखा था रिएक्शन के रेट का। वहां पर हमने देखा था कि टेम्परेचर को थोड़ा सा चेंज करने पर रेट रिएक्शन डबल हो जा रहा था। उस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए आर्हेनियस ने यूज किया मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन का। यहाँ पर वाई एक्सिस पर है नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन काइनेटिक एनर्जी और एक्स एक्सिस पर है काइनेटिक एनर्जी। टेम्परेचर T1 पर एनर्जी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ ऐसा है। जब टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाया तो हमारे पास मॉलिक्यूलर एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से था। इधर साइड काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। टेम्परेचर T1 पर मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी या तो थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल थी या उनसे ज्यादा थी, वो हमारे पास हम दिखा रहे हैं रीजन EFCD से, जिसे मैंने ब्लैक पेन से डॉटेड दिखाया है। और जैसे टेम्परेचर हमने बढ़ाया वैसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी या तो थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल थी या उससे ज्यादा थी, वो रीजन हो गया ABCD, यानी ये हमारे पास एक तरह से डबल हो गया। यही बात तो हमने लास्ट सेगमेंट में भी देखी थी कि टेम्परेचर कोफिशिएंट मोस्ट ऑफ द रिएक्शन के लिए कितना आ रहा था, 2 आ रहा था। और हमारे पास टेम्परेचर कोफिशिएंट है क्या, रेट कांस्टेंट का रेशियो ही तो है। नीचे हमने 25 डिग्री सेल्सियस लिया था, ऊपर 35 डिग्री सेल्सियस लिया था, दोनों में 10 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस था, ज़्यादा नहीं था। यानी सीधा सीधा हम कंक्लूड क्या कर पाए कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है जो डिपेंड कर रहा है इफेक्टिव कोलिजन्स पर, वो डबल हो जा रहे हैं ऑलमोस्ट जब हम टेम्परेचर में थोड़ा सा भी चेंज कर रहे हैं। और हमने ये भी देखा था, नोट में लिखा था कि हमारे पास इफेक्टिव कोलिजन होने के लिए मॉलिक्यूल्स जो कोलाइड कर रहे हैं उनके पास एक सर्टेन मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए, जिसे हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्लियर? इतना नोट करो, जो बातें मैंने आपको बोली वो हम लिखते हैं, देन हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, जो बातों की चर्चा आपसे हुई उसको जस्ट हमने यहाँ पर वर्डिंग में लिख दिया है। आइए एक बार रीड करते हैं, सब क्लियर होगा। अगर आपने ध्यान से सुना है तो कुछ भी मिसिंग नहीं लगने वाला। आइए पहला पॉइंट देखते हैं। As the temperature increases from T1 to T2, the energy distribution undergoes a change. Now there are more molecules on the high side of kinetic energy. भाई देखा था ना कि हमारे पास टेम्परेचर T1 से T2 करते ही हमारे पास मॉलिक्यूलर एनर्जी का जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो चेंज हो जा रहा था, और हाई साइड पर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे उनका जो हमारे पास नंबर था वो डबल हो जा रहा था, जिनकी काइनेटिक एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल उनसे ज़्यादा थी। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हुज एनर्जीज आर इक्वल टू और ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड एनर्जी E एट टेम्परेचर T1 इज रिप्रेजेंटेड बाय द शेडेड रीजन EFCD। अपने नोटबुक में आपने ड्रॉ करा है, वहाँ पर देखें हमारे पास रीजन EFCD को, ये कब है, जब टेम्परेचर T1 है। एंड एट टेम्परेचर T2 बाय द शेडेड रीजन ABCD, और ABCD कब है, जब टेम्परेचर T2 है। एज कैन बी सीन द शेडेड एरिया आर ABCD इज नियरली ट्वाइस द शेडेड एरिया EFCD। डबल है हमारे पास ABCD EFCD से। This means that the number of molecules having energy equal to or greater than the threshold energy whose collision result in chemical reaction, क्योंकि हमने पहले नोट में आपको लिखवा चुके हैं कि हमारे पास मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए मॉलिक्यूल्स के पास केमिकल रिएक्शन दिखाने के लिए जो कोलाइड कर रहे हैं, जिसे थ्रेशोल्ड एनर्जी का नाम दिया था कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग, becomes nearly double even with a small increase in temperature from T1 to T2। स्मॉल इंक्रीज ही तो था जो हमने फर्स्ट सेगमेंट में जहाँ पर एक 35 डिग्री सेल्सियस लिया था, 25 डिग्री सेल्सियस, दोनों में बस 10 डिग्री सेल्सियस का ही डिफरेंस था।
Consequently, the rate of reaction which depends upon the number of effective collisions become almost double with a small increase in temperature. यही बात हम बार बार कर रहे हैं कि यहाँ का रिजल्ट हुआ क्या कि हमारे पास जो रिएक्शन का रेट है जो कि नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स पर डिपेंड कर रहा है, ना कि सिर्फ कोलिजन्स पर, वो ऑलमोस्ट डबल हो जा रहे हैं जब टेम्परेचर में थोड़ा सा भी हम इंक्रीज कर रहे हैं। तो आप इतना नोट करें, देन हम रिमेनिंग पॉइंट्स को देखते हैं। चलो आगे देखो। For collision to be effective, the colliding molecules must possess some certain minimum energy called threshold energy of a reaction। ये पहले नोट की फॉर्म में भी लिख चुके हैं। अब ध्यान से देखो, समझोगे इस दो पॉइंट का, थोड़े से हमारे पास न्यू है। देखो हमारे पास मॉलिक्यूल्स की अपनी कुछ ना कुछ एनर्जी तो रही होगी। मान लिया कि वो उस एनर्जी के इक्वल नहीं है कि वो हमारे पास केमिकल रिएक्शन दे सकें, यानी थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल उनकी एनर्जी नहीं है। मान लो हमारे पास थ्रेशोल्ड एनर्जी है 100 यूनिट्स, 100 यूनिट्स है हमारे पास थ्रेशोल्ड एनर्जी, और मॉलिक्यूल्स के अपने पास जो खुद की एनर्जी है वो है मान लो 50 यूनिट्स। अब अगर इनकी एनर्जी मुझे थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल लेकर जाना है तो 50 यूनिट्स एक्सेस एनर्जी देनी पड़ेगी। ये हमारे पास जो एक्सेस एनर्जी देनी पड़ी है जो कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को, ताकि वो हमारे पास केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सके और प्रोडक्ट फॉर्म कर सके, इसे हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। और यही हमारे पास अगला पॉइंट है, द एक्सेस एनर्जी दैट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एक्वायर इन ऑर्डर टू yield प्रोडक्ट्स इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एनर्जी एक्चुअली पोजेस्ड बाय मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर हमारे पास बोल तो रहे हैं कि हमारे पास 100 तो है थ्रेशोल्ड, 50 है हमारे पास जो रिएक्टेंट की अपनी है, और 50 हमारे पास जो हम एक्सेस एनर्जी दे रहे हैं, यानी ये तो हमारे पास एनर्जी पोजेस्ड बाय द मॉलिक्यूल ये हो गया, साथ में हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी हो गई, इधर लेकर जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, इक्वल ये थ्रेशोल्ड एनर्जी के ही है। ये हमारे पास जस्ट हमने यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी को निकाल लिया है। क्लियर। आगे हमारे पास देखो, हमने कहा था कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी मिनिमम एनर्जी, कुछ सर्टेन मिनिमम एनर्जी है जिससे हम थ्रेशोल्ड एनर्जी है, वो हमारे पास रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे और प्रोडक्ट दे देंगे। देखिए ऐसे रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी या तो इक्वल हो या फिर ज़्यादा हो थ्रेशोल्ड एनर्जी से, उन्हें हम बोलते हैं एक्टिव मॉलिक्यूल्स। और वो जिनकी एनर्जी कम होती है थ्रेशोल्ड एनर्जी से, जिसे हमने ग्राफ में ई से दिखाया था, उन्हें हम बोलते हैं पैसिव मॉलिक्यूल्स। रिएक्टेंट molecules having energy equal to or greater than the threshold are called active molecules and those having energy less than threshold are called passive molecules। क्लियर हुआ। तो यहाँ पर हमारे पास बात हो गई इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रिएक्शन रेट, जो कि हमने अर्हीनियस के कॉन्सेप्ट से भी सीख लिया है। क्लियर। तो आप इतना नोट करें, देन हम चलते हैं अर्हीनियस इक्वेशन की तरफ। तो चलिए आगे हम देखते हैं अर्हीनियस इक्वेशन। बेसिकली अगर हमें एक्टिवेशन एनर्जी को फाइंड आउट करना हो किसी रिएक्शन के लिए जिसके लिए रेट कांस्टेंट के हो टेम्परेचर टी पर, तो जो हमारे पास रिलेशन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है जिसे हमने इक्वेशन 1 से रिप्रेजेंट किया है, जो है k इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। जो हमारे पास ई ए है इसे हम बोलते हैं अर्हीनियस एक्टिवेशन एनर्जी, और हमारे पास जो ये कैपिटल ए है इसे हम बोलते हैं अर्हीनियस प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर या फिर फ्रीक्वेंसी फैक्टर। फ्रीक्वेंसी फैक्टर इसे इसलिए बोला क्योंकि ए के हमारे पास वही यूनिट्स होते हैं जो कि रेट कांस्टेंट के होते हैं, और फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमारे पास रेट कांस्टेंट का यूनिट होता है पर सेकंड, और ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी का भी तो यूनिट होता है क्योंकि फ्रीक्वेंसी होता है 1 अपॉन टाइम, और टाइम का हो गया सेकंड, तो ऊपर जाके सेकंड इनवर्स हो गया यानी पर सेकंड हो गया, तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी के यूनिट होते हैं, इसलिए हम इसे बोल रहे हैं फ्रीक्वेंसी फैक्टर। और ई ए और ए को कोलेक्टिवली बोल देते हैं अर्हीनियस पैरामीटर्स। मान लीजिए क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया कि अर्हीनियस पैरामीटर्स की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो आप किस किस की फाइंड आउट करेंगे, एक तो अर्हीनियस एक्टिवेशन एनर्जी की, और हमारे पास अर्हीनियस पी एक्सपोनेंशियल फैक्टर की, या फिर जिससे हम फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी कहा करते हैं। क्लियर है, इतना ध्यान रखेंगे। अब हमारे पास जो ये इक्वेशन 1 है, मैं इसके दोनों साइड लॉग ले रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड हुआ ln ऑफ k, और यहाँ पर ln इंटू में a e टू द पावर माइनस ई अपॉन आर टी एज इट इज। अब ये ln mn हो गया,
हम फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर में अब इन चीज़ों में हम एक्सपर्ट हो चुके हैं कि ln mn है तो ln m प्लस ln n हो जाएगा। अब वहाँ पर जैसे हमारे पास ln xn को हम क्या लिख सकते थे, पावर आगे आ जाती थी n ln x। ठीक इसी तरीके से हमारे पास जो e की पावर में है ये बाहर आ गया माइनस ई अपॉन आर टी, अंदर बच गया ln e, ये हो जाता है 1 क्योंकि यहाँ पर भी बेस ई ही हुआ करता है, ln e टू द बेस ई, ये बचेगा अंदर, ये 1 हो जाएगा और बाहर माइनस ई अपॉन आर टी आ गया। इतने डिटेल में जाने की नहीं जरूरत है, आपको पता है, लेकिन फिर भी चलो एक बार डिस्कस कर लिया। अब हमारे पास यहाँ से आ गया ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ई अपॉन आर टी। अब हमारे पास ये एक स्टेट लाइन इक्वेशन बन रही है कि नहीं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जिसमें हमारे पास अगर हम प्लॉट करें y एक्सिस पर ln k को 1 अपॉन टी को x एक्सिस पर, तो हमारे पास स्लोप नेगेटिव आ जा रहा है विद इंटरसेप्ट c। तो देखो स्लोप नेगेटिव आ जा रहा है और स्लोप की वैल्यू क्या आ रही है, m इज इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन आर। क्लियर। अब आगे देखो इक्वेशन 2 तक हम पहुंच गए हैं, इसे मान लीजिएंगे। अब इक्वेशन नंबर 2, अब मैं इसे डिफरेंशिएट करता हूं टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर हो जाएगा डी बाई डी टी ln ऑफ के, यहाँ पर डी बाई डी टी होगा माइनस ई अपॉन आर टी का और डी बाई डी टी होगा ln ए का। अब डी बाई डी टी ln ऑफ के, अब ये तो हमारे पास कांस्टेंट अगर हम इससे लें तो इसका डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास ई ए और आर को बाहर निकालें कि हम भी इससे मानकर चल रहे हैं कि ये कांस्टेंट है टेम्परेचर रेंज के लिए, तो हमारे पास डेरिवेटिव होगा सिर्फ 1 अपॉन टी का टी के रिस्पेक्ट में। जैसे हमारे पास हम डेरिवेटिव करते हैं 1 अपॉन एक्स का x के रिस्पेक्ट में, तो वो आता है हमारे पास माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर। अब यहाँ पर डेरिवेटिव है, यहाँ पर डेरिवेटिव अगर हम लेते हैं ऐसे डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स, तो ये हमारे पास आ जाता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर के। अब यहाँ पर है डी बाई डी टी ऑफ 1 अपॉन टी, तो ये आ जाएगा माइनस 1 अपॉन टी स्क्वेयर के। पता होगा जस्ट वैसे एक बार यहाँ पर डिस्कस कर लिया हमने। तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 3। अब अगर मैं इक्वेशन नंबर 3 को इंटीग्रेट करूँ बिटवीन टेम्परेचर T1 और एक टेम्परेचर हो T2, जैसे हमने शुरुआत में हम 2 टेम्परेचर लेकर चल रहे हैं ना। टेम्परेचर T1 पे मान लो रेट कांस्टेंट है K1 और टेम्परेचर T2 पे है रेट कांस्टेंट K2। तो जब हम इसे इंटीग्रेट करते हैं और ये मानते हैं कि जो EA है ये हमारे पास एक टेम्परेचर रेंज के अंडर हमारे पास कांस्टेंट है, तो हमारे पास आ जाता है ln K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA अपॉन R इंटू T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। इस इक्वेशन से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे देगा और कुछ आपसे निकलवा लेगा। आगे क्वेश्चन करेंगे थोड़ा और पिक्चर क्लियर होगी। ये हमारे पास इंटीग्रेटेड अर्हीनियस इक्वेशन, इंटीग्रेटेड अर्हीनियस इक्वेशन क्लियर हुई। तो आप इतना नोट करें, देन हम एक प्रॉब्लम लेते हैं और इस लेक्चर को फिनिश करते हैं। तो चलिए इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक और पॉइंट यहाँ पर ऐड करेंगे जो है इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट। देखो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कैटालिस्ट क्या होता है। ध्यान से सुनो, कैटालिस्ट बेसिकली वो सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देता है, लेकिन ना तो वो खुद की अमाउंट में कोई चेंज आने देता और ना ही अपनी केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज आने देता। क्या कहना चाहते हैं सुनो, शुरुआत में आपने जितना अमाउंट लिया कैटालिस्ट का, उसने रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर दिया। कैसे किया वो बातें डिस्कस करेंगे, पहले इतना सुनो। इनिशियली जितना अमाउंट लिया, रिएक्शन के रेट को इंक्रीज किया और अंत में हमारे पास कैटालिस्ट का उतना ही अमाउंट हमें मिल जाएगा। और केमिकल कंपोजिशन का क्या, मान लो कैटालिस्ट है जिसका हमारे पास AB2 फॉर्मूला है, जिसमें A हमारे पास 1 है और B हमारे पास 2 है, तो लास्ट में जो कैटालिस्ट हमें मिलेगा तो उसमें भी A भी 2 ही मिलेगा, यानी A 1 ही होगा और B हमारे पास 2 ही होंगे। तो यही बात यहाँ पर मेंशन की है, ए कैटालिस्ट इज ए सब्सटेंस दैट कैन इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बट which itself remains unchanged in amount and chemical composition at the end of a reaction। अब हमारे पास समझेंगे जरा इसके इफेक्ट को।
y एक्सिस पर है एनर्जी, x एक्सिस पर है रिएक्शन कोऑर्डिनेट। एक रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, ये उस रिएक्शन का पाथवे है, ठीक है। अब हमारे पास ये है विदाउट कैटलिस्ट, हमने कैटलिस्ट डाला तो इसने रिएक्शन का एक नया पाथ दे दिया। ये जो हमने ब्लैक डॉटेड से दिखाया है, इसमें क्या फ़र्क है, फ़र्क कर पा रहे हैं क्या? इसमें हमारे पास ये एक्टिवेशन बैरियर है और इसमें हमारे पास ये एक्टिवेशन बैरियर है। रिएक्टेंट्स को अगर प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होना है तो इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना ही करना पड़ेगा, जिससे हम थ्रेशोल्ड एनर्जी की बात कर रहे हैं कि वो मिनिमम एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स को चाहिए कि वो हमारे पास केमिकल रिएक्शन दे सकें, ये वही एनर्जी बैरियर की बात हो रही है। अब जैसे कैटलिस्ट डाला, इसने एनर्जी बैरियर को कम कर दिया। अब रिएक्टेंट को इतना चल के जाना पड़ रहा था, फिर क्रॉस करके प्रोडक्ट बन रहे थे, अब रिएक्टेंट को सिर्फ इतना चलना है, यानी अब ऊपर वाले के कंपैरिजन में इसमें ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर पाएंगे, क्योंकि नीचे हो गया, हमारे पास एनर्जी कम हो गई। पहले एनर्जी इतनी थी, अब एनर्जी कम हो गई। अब हमारे पास कम एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स भी एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर जाएंगे, यानी ज़्यादा नंबर ऑफ हमारे पास मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट से किस में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, प्रोडक्ट में, यानी रेट बढ़ रहा है कि नहीं हमारे पास रिएक्शन का। तो इस तरीके से जो कैटालिस्ट है वो हमारे पास रिएक्शन का रेट इंक्रीज करता है, लेकिन खुद के अमाउंट में कोई चेंज आने नहीं देता, खुद की कंपोजिशन में कोई चेंज आने नहीं देता। यही बात हमने यहाँ पर मेंशन की है। When a catalyst added a new reaction path with a lower energy barrier is provided, इसकी बात हो रही है। Since the energy barrier is reduced in magnitude, a large number of molecules of the reactants can get over it. This increase the rate of the reaction. अब एक और बात कि हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। इक्विलिब्रियम पर जो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट होता है वो बैकवर्ड रिएक्शन के रेट के इक्वल होता है। तो हमारे पास जब हम उस रिएक्शन में कैटलिस्ट डालते हैं तो वो इक्विलिब्रियम को नहीं छेड़ता है, वो इक्वल अमाउंट में फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड को भी और बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड को भी हमारे पास इक्वल इफेक्ट करता है, यानी इक्विलिब्रियम में हमारे पास कोई चेंज नहीं आता, क्योंकि इक्विलिब्रियम में हमारे पास जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल होता है। इक्विलिब्रियम में ये बहुत सामान्य ऐसी चीज़ होगी जब आप पढ़ेंगे, लेकिन अभी इतना ही समझें कि इक्विलिब्रियम में हमारे पास जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल होता है, और हम बोल रहे हैं कि जो कैटालिस्ट है वो फॉरवर्ड रिएक्शन को बैकवर्ड रिएक्शन को इक्वल इफेक्ट करता है, यानी इक्विलिब्रियम में तो कोई चेंज नहीं आया। तो वही बात यहाँ पर मेंशन है, कैटालिस्ट does not alter the position of equilibrium in a reversible reaction. It speed up both the forward and backward reaction, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन को भी स्पीड अप कर देता है और बैकवर्ड रिएक्शन को भी स्पीड अप करता है, यानी इक्वली इफेक्ट कर रहा है फॉरवर्ड और बैकवर्ड के रेट को। क्लियर? तो आप इतना नोट करें, देन हम आगे बढ़ते हैं। चलिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेते हैं। जो कंसेप्ट हमने अभी सीखा, The rate constant of a second order reaction is this much at 25 डिग्री सेल्सियस and this much at 40 डिग्री सेल्सियस, यानी अलग अलग टेम्परेचर पर हमारे पास जो है रेट कांस्टेंट गिवन है, हमें एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड आउट करनी है। देखो हमें पता है, जस्ट अभी हम निकाल कर आए हैं इंटीग्रेटेड अर्हेनियस इक्वेशन ln of k इज इक्वल टू EA अपॉन R T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। आप एग्ज़ाम में अच्छे से मेंशन करेंगे कि हमारे पास टेम्परेचर T1 इतना है, रेट कांस्टेंट पूरा लिख के K1 उसको नोट करेंगे ये इतना, यहाँ पर समझने के लिए देखो। अब हमारे पास अगर मैं इससे, ये तो नेचुरल लॉग है, अगर मैं इसे कन्वर्ट करूँगा तो यहाँ पर 2.303 लॉग K आ जाएगा इज इक्वल टू EA अपॉन R इंटू में T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2 हो जाएगा। अब रखो सारी वैल्यू, यहाँ से मुझे क्या निकालना है, मुझे तो EA निकालना है, यानी एक्टिवेशन एनर्जी। तो EA हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, 2.303 इंटू में log K इंटू में R उधर चला जाएगा, इंटू में हमारे पास T1 T2 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, डिवाइडेड में हमारे पास यहाँ पर न्यूमरेटर में था, यहाँ पर डिनोमिनेटर में हो जाएगा T2 माइनस T1 हो जाएगा। R की वैल्यू आपको गिवन है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। अब सब कुछ हमें गिवन है, 2.303 इंटू में हमारे पास लोग K2 अपॉन K1 होगा, ln K2 अपॉन K1, इसी तरीके से यहाँ पर K2 अपॉन K1 आएगा। दो रेट कांस्टेंट गिवन है ना अलग अलग टेम्परेचर पर,
टू अगर हमारे पास एक गिवन होता तो हम वो इक्वेशन 2 आई थी ना जो हमारे पास ln k इज इक्वल टू माइनस के ई अपॉन आर टी प्लस में ln ऑफ ए, तो वो वहाँ से हो जाएगा। यहाँ पर 2 है तो हमने ये इक्वेशन यूज़ करी। फॉर द टाइमिंग यहाँ ध्यान दे, उसकी बात तब करेंगे जब वो होगा। यहाँ पर ये आ गया इनटू में log k2 अपॉन k1 यहाँ पर हो जाएगा log k2। मान लो हमने माना है k2 जो है हमारे पास ये वाला 1.64 इंटू 10 की पावर माइनस 4 डेसीमीटर क्यूब पर मोल का, तो ये हो जाएगा 1.64 इंटू 10 की पावर माइनस 4 डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर सेकेंड डिवाइडेड बाय k1 माना है मैंने इसको 5.70 इंटू 10 की पावर माइनस 5 डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर सेकेंड इंटू में R 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल इंटू में T1 T2, इसको मैंने K2 माना है तो इसके कोरेस्पॉन्डिंग टेम्परेचर जो है यानी 40 डिग्री सेल्सियस ये हमारे पास हो जाएगा T2, और हमारे पास जिसे T1 K1 माना है तो इसके कोरेस्पॉन्डिंग जो 25 डिग्री सेल्सियस है ये हो जाएगा T1। इसको सेल्सियस में गिवन है, यहाँ पर केल्विन है तो हमें टेम्परेचर भी केल्विन में लेना पड़ेगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा जो T1 की बात करें 25 डिग्री सेल्सियस है, 273 ऐड करेंगे केल्विन में आ जाएगा तो 298 केल्विन बन जाएगा, और ये हमारे पास डियर हो जाएगा 313 केल्विन। और इन सब के हमारे पास डिवाइडेड में है T2 माइनस T1। इसको हमने K1 माना है तो ये T1 हो गया, इससे K2 माना है तो T2 हो गया। T2 हमारे पास है 313 केल्विन माइनस 298 केल्विन। जब आप इसको सोल्व करेंगे यहाँ से हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी आने वाली है 54478 जूल पर मोल। कॉन्सेप्ट सीखें और ये बात देखें कि क्या आप कॉन्सेप्ट सीख के उसको अप्लाई करना सीख रहे हैं। कैलकुलेशन तो ठीक है हमारे पास ऐसे ही देगा जो कि हम इजीली कर पाएंगे अगर कैलकुलेटर हमारे पास नहीं है, तो इस तरीके से आप एक्टिवेशन एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इट इज़ ऑल अबाउट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रिएक्शन रेट्स, या फिर जो अर्हीनियस इक्वेशन हमने पढ़ी। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।